तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। भारत में अभी पिछले हफ्ते की बात है, 2 ऐसी मौत हुई जिसकी पूरी कहानी जो आपके सामने आज रखूंगा, आप जब सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप कोई जासूसी फिल्म देख रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिल्म, चाहे जेम्स बॉन्ड की हो या फिर अलग अलग देश के अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों की हो, सीक्रेट सर्विसेज की हो, और कई ऐसी मौत हमें मालूम है दुनिया भर में अलग अलग, चाहे वो मोसाद हो, केजीबी हो, CIA हो, रॉ हो, ये सारी एजेंसियां दूसरे देश में जाके जो ऑपरेशन करती हैं और जिस तरीके से अपने दुश्मनों को निपटाती हैं, कभी शक नहीं होता, कोई सुराग नहीं छोड़ते। ओडिशा के अंदर ऐसे ही 2 दिन के अंदर एक ही होटल में 2 मौत होती है और अब उन दोनों मौतों को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। बहुत सारे शक और सवाल उठ रहे हैं और खासतौर पर ओडिशा पुलिस ने जिस तरीके से इस मामले की पूरी जांच की है, उसने इस केस को और भी रहस्यमय बना दिया है। जिस लाश को दफनाई जानी चाहिए थी उसे जला दी गई। जिस पोस्टमार्टम के बाद विसरा ऐसे मामलों में प्रिजर्व करके रखनी चाहिए थी, विसरा का सैंपल ही प्रिजर्व करके नहीं रखा गया। ये एक बेसिक लैब से एक बेसिक गलती है और इसीलिए यह है कि क्या जली हुई लाशें कहानियां नहीं सुनाती। तो ये सारी कहानी आपके सामने रखूं उससे पहले एक जरूरी बात, हमारे एक बहुत पुराने दोस्त जर्नलिज्म के, क्राइम रिपोर्टिंग के, जितेंद्र दीक्षित, मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया था। किताब लिखने के शौकीन, एक बेहद तेज तर्रार क्राइम रिपोर्टर, हम लोग साथ के हैं। लेकिन जितेंद्र कई मामलों में मुझसे बहुत आगे है और उसने अपनी करीब 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक और बुक लिखी और उस किताब की इस वक्त काफी चर्चा भी हो रही है। उस किताब का नाम है बॉम्बे आफ्टर अयोध्या। ये है वो किताब और मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं, इसलिए नहीं कि वो मेरा दोस्त है जितेंद्र, बल्कि इसलिए कि वाकई इस किताब को पढ़नी चाहिए। और खासतौर पर क्राइम तक फैमिली मेंबर जिनकी दिलचस्पी होती है ऐसी खबरों में, तो आपकी दिलचस्पी के लिए बिल्कुल सही किताब है। असल में ये किताब जो है बॉम्बे आफ्टर अयोध्या, 6 दिसंबर 92 को जब बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर जो सारी चीजें हुई, फिर मस्जिद गिराई गई और उसके बाद पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में दंगा हुआ और उससे मुंबई भी अछूता नहीं रहा। और फिर मुंबई में भी किस तरीके से दंगे हुए, बहुत सारे लोगों की जान गई, उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपको याद होगा। फिर 93 का मुंबई का सीरियल ब्लास्ट, जिसके बाद दाऊद इब्राहिम को देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन उस एक इंसिडेंट ने, जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के बाद उससे पहले रथ यात्रा मुंबई पहुंची थी, उन सारी चीजों को जितेंद्र दीक्षित ने इस किताब में बेहद खूबसूरती से पिरोया है। उसने दिखाया कि कैसे अयोध्या से पहले मुंबई या बॉम्बे उस वक्त उसकी शक्ल और तस्वीर हुआ करती थी और कैसे इस एक इंसिडेंट ने, दंगों ने बॉम्बे की तस्वीर बदल कर रख दी। कैसे बॉम्बे की पूरी अंडरवर्ल्ड की दुनिया, वहां के लोगों के रहन सहन के तरीके, सोचने का ढंग, बिजनेस की दुनिया, कॉरपोरेट, हर चीज, जिंदगी के हर पहलू पर असर डाला अयोध्या के बाद के बॉम्बे ने। तो जितेंद्र दीक्षित की यह किताब बॉम्बे आफ्टर अयोध्या, इसको मुझे लगता है कि आप लोगों को मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। अमेज़न पे भी ये किताब उपलब्ध है और बेस्ट सेलर में भी है इस वक्त। और इससे पहले मैंने आपको जो बताया था कि पहले भी मैंने जितेंद्र का जिक्र किया था जब बॉम्बे 3 उसने बुक लिखी थी, उससे पहले 35 डेज, फिर वैली ऑफ रेड स्नो, ये सारी किताबें। तो बेहद काबिल जितेंद्र दीक्षित की ये नई किताब है और बॉम्बे आफ्टर अयोध्या जरूर पढ़िएगा। हालांकि जितेंद्र आजकल मुझसे नाराज भी है, शायद वजह ये थी कि उसने कई बार मुझे फ़ोन भी किया और मैसेज भी किया और मैं जवाब नहीं दे पाया। उसकी वजह ये थी कि हाल में मेरी दादी की डेथ हो गई थी, तो मैं थोड़ा उस चक्कर में भी नहीं था, तो उससे कांटेक्ट भी नहीं हो पाया। लेकिन मुझे लगता है कि ये किताब आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। बहुत बहुत बधाई जितेंद्र तुम्हें इस नई किताब के लिए, और इसी तरह से खूब सारी किताबें लिखते रहो और हम लोग पढ़ते रहें। तो न सिर्फ किताब पढ़िएगा क्राइम तक फैमिली मेंबर, बल्कि अपनी अपनी राय भी दीजिएगा ताकि मैं उस राय को जितेंद्र तक पहुंचा सकूं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। दिसंबर के 3rd वीक में 4 रूसी टूरिस्ट भारत आते हैं। ये चारों दिल्ली पहुंचते हैं और ये चारों हम उम्र थे और चारों उम्रदराज थे। इनमें से एक थे पावेल एंटोव, इनकी उम्र 65 साल और इन्होंने अपना 65वां बर्थडे इसी देश में मनाया, भारत में। अब पावेल एंटोव कोई मामूली हस्ती नहीं है, ये रूस के सांसद हैं और रूस के अरबपति कारोबारी हैं। फोर्ब्स लिस्ट में इनका नाम है, बेहद पैसे वाले हैं। इनके साथ इनके एक दोस्त और व्लादिमीर बेदोनोव, इनकी उम्र 61 साल, ये भी आए। और साथ में एक हस्बैंड वाइफ, वो भी उम्रदराज, तुरोव और उनकी वाइफ नतालिया। ये चारों पहुंचते हैं दिल्ली। 19 दिसंबर को ये चारों दिल्ली से एक ट्रेवल एजेंट को अपने साथ लेते हैं जिसने इनको भारत घुमाने का जिम्मा लिया था। और इनका मकसद असल में जाना था ओडिशा। ये ओडिशा के ग्रामीण इलाकों को देखना चाहते थे, गांवों को देखना चाहते थे और खास तौर पर आदिवासी बस्तियों में आदिवासी कैसे जिंदगी गुजारते हैं उसको करीब से देखना चाहते थे।
19 दिसंबर को ये चारों दिल्ली से रवाना होते हैं और भुवनेश्वर पहुंचते हैं। भुवनेश्वर आने के बाद 20 तारीख को फिर ये लोग वहां से निकलते हैं और अगले दिन कंधमाल एक इलाका है, वहां का हिल स्टेशन है, कहते हैं कि कश्मीर के बाद बहुत खूबसूरत जगह है कि ये भी है, तो वहां के दरिंगबाड़ी इलाके के लिए रवाना हो जाते हैं। ये बात है 20 दिसंबर की। 20 को ये वहां पहुंचे थे और फिर वहां घूमते हैं। घूमने के बाद फिर ये शाम करीब 5 बजे 21 तारीख को 21 दिसंबर को लौटकर रायगढ़ पहुंचते हैं और रायगढ़ में एक होटल है जिसका नाम है होटल साई इंटरनेशनल, वहां चेक इन करते हैं। पहले से इनकी बुकिंग थी। चारों शाम को होटल पहुंचते हैं, करीब 4:30-5 का वक्त था। इसके बाद जो हस्बैंड वाइफ है वो दोनों अलग कमरे में चले जाते हैं और ये दोनों जो रूसी सांसद और बिजनेसमैन पावेल एंटोव और उनके दोस्त व्लादिमीर बेटेनोव, ये एक ही रूम में एक साथ रहते हैं, चूंकि दोनों दोस्त थे, घूमने आए थे। 21 तारीख की शाम गुजर जाती है, रात गुजर जाती है। 22 तारीख को इन लोगों को फिर सुबह उठकर कोरापुट जाना था रायगढ़ से। लोकल गाइड भी एक तैयार था और जो ट्रैवल एजेंट था वो भी तैयार था, वो भी उसी होटल में ठहरा था अलग कमरे में। सुबह होती है, अब टाइम हो रहा था, ट्रैवल एजेंट को लगा कि अब चलना चाहिए। इतने में फिर आवाज आती है जो रूसी सांसद हैं पावेल एंटोव कि उनके साथी जो व्लादिमीर बेदनोव हैं वो बेहोश पड़े हुए हैं। भागकर सारे लोग आते हैं, ट्रैवल एजेंट आता है, लोकल गाइड आता है, एक एम्बुलेंस बुलाई जाती है, उसके बाद उनको नजदीक के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि वो अब जिंदा नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है। अब रात को ठीक, शाम को ठीक, सुबह ठीक और अचानक मौत। उम्र 61 साल थी। खैर इसके बाद अब मौत हो गई, बड़ा सदमा भी लगा उनके दोस्त पावेल को। इसके बाद पोस्टमार्टम होता है। 23 और 23 गुजर जाती है। 24 तारीख को डेड बॉडी वापस मिलती है। पावेल एंटोव, इसके अलावा जो तुरोव और नतालिया, बाकी 3 रशियन और साथी बचे थे जिंदा, ये तीनों फिर ले जाकर वहां के पुलिस प्रशासन की इजाजत से और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन अंतिम संस्कार, वो व्लादिमीर एक क्रिश्चियन थे, दफनाया नहीं जाता उनके धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से, बल्कि लाश को जला दी जाती है। इस दौरान में पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट ये लोगों को बताया जाता है इनको कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, दिल का दौरा पड़ने से। अब अपने दोस्त की मौत से पावेल जो है बेहद दुखी थे। 22 को मौत हुई, 24 को अंतिम संस्कार हुआ। 24 तारीख की शाम को अंतिम संस्कार के बाद तीनों रूसी टूरिस्ट वापस इसी साई इंटरनेशनल होटल में लौटते हैं। पति पत्नी अपने कमरे में चले जाते हैं। रूसी सांसद पावेल एंटोव अपने कमरे में जाते हैं। 3rd फ्लोर पर इनका रूम था, 3री मंजिल पर। कमरे में जाने के थोड़ी देर के बाद अचानक पावेल एंटोव अपने कमरे में नहीं पाए जाते, बल्कि होटल के किसी कर्मचारी की नजर पड़ती है जमीन पर 3री मंजिल से नीचे और पावेल एंटोव नीचे लहूलुहान घायल हालत में पड़े हुए हैं, जिसमें से जगह जगह खून गिर रहा है। अब लोगों ने देखा, फौरन उनको उठाया गया, फिर उन्हें भी आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, उसी अस्पताल जहां 2 दिन पहले उनके दोस्त को ले जाया गया था। अस्पताल ले जाने के बाद एक बार फिर डॉक्टर देखता है और फिर वही लाइन कहता है कि जिंदा नहीं है, इनकी मौत हो गई। 48 घंटे के अंदर एक ही होटल में 2 लोगों की मौत और दोनों रहस्यमयी। अब ये बात जो कोलकाता में रशियन कॉन्सुलेट है वहां तक भी बात जाती है, रूसी मीडिया तक अब ये बात पहुंचती है। जो पहली मौत हुई थी व्लादिमीर की, वो चूंकि एक दोस्त थे, कोई बड़ी शख्सियत या हस्ती नहीं थे रूस के, तो उसका इतना चर्चा नहीं होता। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि पावेल एंटोव की मौत हो गई, अब वो एक तो रूस के सांसद, ऊपर से वहां के अमीरों में से एक, तो वहां के न्यूज चैनल और अखबारों में भी ये खबर आती है कि भारत के ओडिशा स्टेट के एक रायगढ़ शहर में पावेल की मौत हो गई। रीजन ये बताया जाता है कि वो 3री मंजिल से खिड़की से कूद कर उन्होंने अपनी जान दे दी, यानी खुदकुशी की है। अब इसके बाद फैमिली सबको इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर और कोई शामिल नहीं होता और वहां की पुलिस प्रशासन और वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनकी निगरानी में 48 घंटे के अंदर अंदर, बल्कि अब 3रा दिन आ गया, 25 क्रिसमस का दिन, उस दिन पावेल एंटोव की लाश को उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और हैरत अंगेज तौर पर इस बार भी लाश दफनाई नहीं जाती बल्कि जलाई जाती है, और वो भी क्रिश्चियन थे। 2 दिन के अंदर 2 मौत, और दोनों मौत के बाद अब सवाल और शक दोनों गहरा रहे थे। इधर ओडिशा पुलिस को अब लगा कि यह मामला, चूंकि एक सांसद की भी मौत का है, फौरन ये मामला है कि जांच
वहां की क्राइम ब्रांच को दे दी गई, लोकल पुलिस से लेकर। अब इसके बाद तफ्तीश हुई, वहां के डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने भी अपना स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि ये दोनों मौत सामान्य मौत है। पहली मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई और दूसरी मौत ऊपर से शायद उन्होंने जंप मारा, सुसाइड कर लिया। अब लेकिन इतना पुख्ता तौर पर कैसे ओडिशा पुलिस ने यह कहा, यह अभी तक किसी को पता नहीं। इसलिए कि जब पावेल एंट्रोव की लाश नीचे मिली तो एक तो अगर वो ऊपर से नीचे गिरे थे तो एक भारी भरकम शख्स के तीसरी मंजिल से नीचे गिरने की आवाज आती है, एक धड़ाम सी आवाज आनी चाहिए। उनके गिरने की आवाज किसी ने नहीं सुनी, बल्कि वो कितनी देर पहले गिरे ये भी किसी को नहीं मालूम। वो तो कोई कर्मचारी उधर से गुजरा तो देखा कि एक शख्स, एक विदेशी शख्स जमीन पर लहूलुहान पड़ा है। तब उसने अलार्म बजाया, निशोर मचाया और तब जाकर ये बात सामने आई। तो पहली चीज ये कि कोई चश्मदीद नहीं। तो फिर रायगढ़ पुलिस ने ये कैसे, या ओडिशा पुलिस ने ये कैसे मान लिया कि पावेल एंटोव ने खुदकुशी की है? या फिर उन्होंने दूसरा ये भी एक दिया कि शायद वो ड्रिंक कर रहे थे, अपने दोस्त की मौत से सदमे में थे और खिड़की के पास थे और बैलेंस बिगड़ा या पैर फिसला और वो नीचे गिर गए। बट ये दोनों कहानियां हैं कि उन्होंने जंप मारा, खुदकुशी की, या फिर एक्सीडेंटल वो नीचे गिरे। क्योंकि विटनेस कोई नहीं, चश्मदीद कोई नहीं, तो आप ये बता नहीं सकते। ऊपर से कमाल ये हुआ कि पोस्टमार्टम तो दोनों लाश की गई, लेकिन विसरा सैंपल प्रिजर्व ही नहीं किया गया। किसी भी असामान्य मौत में जो अननेचुरल डेथ है, एक्सीडेंटल डेथ है, आमतौर पर पुलिस का पहला काम यही होता है कि कोई शक और सवाल की गुंजाइश न बचे। तो ऐसे मामलों में पोस्टमार्टम के बाद अगर पॉइजन या बाकी चीजें हैं तो विसरा के सैंपल, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन यहां क्या किया कि अब यहीं से सारे शक और सवाल उठ रहे हैं कि यह खुद पुलिस का फैसला था, स्टेट पुलिस का फैसला था, यह मामला कुछ और था। अननेचुरल डेथ, पोस्टमार्टम तो हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम सिर्फ आपको मौत की वजह बता रही है कि एक ने बताया कि इसका शायद दिल का दौरा पड़ने से हुआ, दूसरा बताया कि गिरने से हुआ। अब दिल का दौरा पड़ने से इस देश और दुनिया में लाखों केस हैं जिसमें स्लो पॉइजन, कोई और चीजें, कोई इस तरह का ड्रग्स देकर भी हो सकता है और सिम्टम ये दिखेगा कि हार्ट अटैक है। ऐसे बहुत सारे मैंने आपको कहानियां भी सुनाई हैं। दूसरा, वो ऊपर से खुद छलांग मार रहे हैं या बैलेंस बिगड़ा या फिर किसी ने धक्का दिया, तीनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन ओडिशा पुलिस पहले ही दिन से क्यों मान लेती है कि वो खुद, उन्होंने खुदकुशी की या फिर बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गए, और दूसरे का सचमुच हार्ट अटैक हुआ है। अब जब ये पता चला, जब क्राइम ब्रांच को ये मामला सौंपा गया और फिर ये पता चला कि एक सांसद की मौत है और पति कारोबारी की मौत है, तो अब ये हुआ कि नहीं, चलो जांच से सारी चीजें आ जाएंगी कि मौत नेचुरल है या अननेचुरल है। इसके बाद जब छानबीन हुई तो पता चला कि अब जांच कैसे हो। पहली चीज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गई, आ गई, कोई शक की गुंजाइश होती और अगर उन्हें उनके धार्मिक रस्मों के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से दफनाई जाता, तो अगर वो लाश को दफनाई जाती तो शायद वो लाश निकालने के बाद जरूरत पड़ती तो फिर दोबारा उसकी जांच हो सकती थी मौत की सही वजह को जानने के लिए। लेकिन यहां तो लाश जलाई जा चुकी है। अब लाश दफनाने के बजाय जलाई क्यों गई, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। विसरा जो बेसिक चीज है, पुलिस ने प्रिजर्व क्यों नहीं करके रखा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। डॉक्टरों ने कहा कि हमें, पुलिस ने कहा ही नहीं कि हमें विसरा और ये चाहिए, तो हमने उसको संभाल के रखा ही नहीं। तो अब यही सारी चीजें, अब सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये मामला इतना आसान है, या फिर ये जो हम फिल्मों में जासूसी दुनिया में देखते हैं, मोसाद से लेके KGB या फिर रॉ, CIA या फिर MI6, ISI, ऐसे दुनिया भर की जो तमाम खुफिया एजेंसियां हैं, सीक्रेट सर्विसेज, वो अपने दुश्मनों को मारती हैं, उसी का खेल तो नहीं। लेकिन अब फिर सवाल उठता है कि आम 4 सीधे साधे टूरिस्ट के पीछे कोई किसी देश की सीक्रेट सर्विस क्यों पड़ेगी। तो अब यहां पे कहानी पे एक नया मोड़ आता है। मोड़ यह आता है कि इसी साल फरवरी में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। कई दिन जंग चली, जंग अब भी चल रही है, लेकिन अब रिपोर्ट नहीं हो रही। जून के महीने में रूस ने एक मिसाइल दागा एक रिहायशी घर में। इस मिसाइल से एक, उस घर में रहने वाले जो मुखिया है, एक शख्स की मौत हो गई। उसकी 7 साल की बेटी और उसकी बीवी बुरी तरह जख्मी हो गए। वो तस्वीर भी सामने आई। उस तस्वीर को देखने के बाद ये जो रूसी सांसद है पावेल एंटोव, इन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन की आलोचना की और कहा कि यह सीधा सीधी एक क्राइम है, यह वॉर नहीं है। अब रूस के राष्ट्रपति को लेकर एक रूस का इतना बड़ा सांसद, इतना बड़ा बिजनेसमैन सीधे सीधे पुतिन को कटघरे में खड़ा कर रहा है और उनकी इस तरह से आलोचना कर रहा है।
और जिस तरीके से रूस में चीजें होती है सब जानता है कि वहां कैसे रूसी सरकार या पुतिन के जो आलोचक या विरोधी हैं उन्हें एक एक कर कैसे निपटाया जाता है, ये दुनिया को मालूम है। तो जब ये बात सामने आई, जून में उनका उस सोशल मीडिया का बयान सामने आया, हालांकि बाद में उस पोस्ट को फिर डिलीट भी कर दिया गया, तो उसी से अब इस मौत को जोड़कर देखा जा रहा है। अब अगर उससे मौत को जोड़कर देखा जा रहा है तो फिर कहानी पूरी जासूसी हो जाती है। अब जासूसी जब कहानी है तो कोई भी जब इस तरीके से एक हाई टारगेट को किलिंग का काम करता है तो फिर वो बहुत एहतियात बरतता है, खासतौर पर दूसरे देश में, कि कब मारना है, कैसे मारना है, शक ना हो, बंदूक का इस्तेमाल करना है कि ड्रग्स का इस्तेमाल करना है कि पॉइजन का इस्तेमाल करना है, कौन से ऐसे ड्रग्स और पॉइजन का इस्तेमाल करना है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने ना आए। ऐसी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे मौत बताया गया कि ये नेचुरल डेथ है, बीमारी से हुई, दिल का दौरा पड़ने से हुई, आपके जो मल्टी ऑर्गन फेलियर से हुई, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई एक छुपा हुआ जहर या फिर ड्रग्स होता है। तो बहुत मुमकिन है कि यहां पे भी इन दोनों मौतों में ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन अब इसे साबित कैसे करें? इसलिए कि न तो अब लाश है क्योंकि वह जल चुकी है, न तो विसरा के सैंपल हैं जिनको टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। तो अब फिर इस सच्चाई को सामने कैसे लाया जाए, इसी के ऊपर बाकायदा बहुत सारे लोग अब सवाल उठा रहे हैं पूरी इंटरनेशनल मीडिया में, चाहे वो फिर यूके हो, ब्रिटेन हो, मतलब अमेरिका हो, हर जगह पर इन दोनों मौतों को लेकर सीधे सीधे पुतिन से जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं रूसी खुफिया एजेंसी का हाथ है। क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद जिस तरीके से पावेल एंटोव ने रूस और पुतिन का विरोध किया, और रूस अपने ऐसे लोगों को छोड़ता नहीं है, बख्शता नहीं है, और ये ऐसा नहीं है कि पहला है, इससे पहले इसी साल रूस और यूक्रेन के बीच जंग को लेकर जिसने भी आवाज उठाई रूस के खिलाफ, रूसी नागरिकों में से, बड़े लोगों में से, उनमें से बहुत सारे लोगों को निपटा दिया गया। अब खासतौर पर पावेल एंटोव 2019 के इलेक्शन में इनके पास 130 मिलियन यूरो, ये रूस के गिने चुने रईसों में एक थे, उसकी बाकायदा फोर्ब्स लिस्ट में इनका नाम था, और ये वहां के रूस के कहते हैं कि सबसे बड़े मीट के कारोबार से जुड़े व्यापारी थे। इन्होंने एक मीट की कंपनी शुरू की थी जिसका नाम था व्लादिमीर स्टैंडर्ड, तो ये उसी से जुड़े हुए थे। और बाद में फिर ये व्लादिमीर इलाके के विधानसभा के डिप्टी थे, इसके साथ ही हेड ऑफ द कमिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द व्लादिमीर रीजन, उसके भी ये थे। तो एक अच्छी खासी और एक रेपुटेटेड शख्स, और रूस में जिनका दबदबा, रूस में जिनका एक नाम, और इसीलिए रूसी मीडिया ने इस खबर को लगातार प्रमुखता से दिखाया। अब यहां से रूसी एम्बेसी ने एक बयान जारी किया। रूसी एम्बेसी ने कहा कि ओडिशा पुलिस ने अब तक की अपनी इन्वेस्टिगेशन में यह पाया कि इन दोनों की मौत में कोई फाउल प्ले नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। और रूसी एम्बेसी जाहिर सी बात है वही कहेगी जो रूसी सरकार चाहेगी। लेकिन यहां बात सिर्फ रूसी एम्बेसी के बयान की नहीं है, सवाल और शक इसलिए उठ रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर एक ही होटल में 2 लोगों की अलग अलग तरह से मौत हो जाती है, और दोनों ही मौत का सच सामने आए उसके कोई सबूत छोड़े ही नहीं जाते हैं। अगर आज यही चीजें मैं शायद आपको बता भी ना रहा होता कि अगर इसमें शक होता, तो ओडिशा पुलिस कहती ठीक है, हम दोबारा पोस्टमार्टम करा लेते हैं, हम दोबारा कहीं और इसकी पोस्टमार्टम कराएंगे, डॉक्टरों के बड़े पैनल से कराएंगे, विसरा किया और कहीं लैब में जांच के लिए भेज देंगे। लेकिन लाश गायब, क्योंकि जल चुकी, विसरा सैंपल है नहीं, कलेक्ट किया नहीं, प्रिजर्व किया नहीं, वो भी लाश के साथ जल चुकी। सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीजें अभी तक कोई बरामद की नहीं है। और यहां आपको बता दूं कि इस तरह के जितने भी हाई टारगेट की किलिंग होती है उसमें बाकायदा हर एक चीज की नजर रखी जाती है अपने दुश्मन को, कहां ठहरेगा, उसका रूटीन क्या होगा, कब आएगा, कब जाएगा, कौन कौन से कैमरे होंगे, ये भी आपको पता होगा कि कैसे कैमरे को बंद किया जाता है, कैसे हैक किया जाता है। तो ये बड़ा आसान सा काम है। रायगढ़ जैसे इलाके में, ये उड़ीसा के दूर दराज में कोई ट्रेंड इस तरह का अगर जाए और वो फिर ये सारी चीजें करे तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और कहते हैं कि रूस ने बाकायदा अपने ऐसे शिकार को टारगेट बनाने के लिए अपनी उसने एक किलिंग मशीन, एक किलिंग टीम तैयार कर रखी है, और उसका नाम है हिट जॉब। हिट जॉब को भी इस दोनों मौत को जोड़कर इससे देखा जा रहा है। और हिट जॉब का सीधा मतलब होता है असैसिनेशन, अपने दुश्मनों को निपटाना। केजीबी जो रूस की खुफिया एजेंसी है, उसी केजीबी का एक पार्ट है। इसको पहले 13 डिपार्टमेंट भी कहते थे हिट जॉब को,
इस रूसी खुफिया एजेंसी के 13 डिपार्टमेंट, लेकिन बाद में इसका नाम फिर बदलकर 5 डिपार्टमेंट रख दिया गया। और इसका काम ही है कि कत्ल जाकर ऐसे करो, अपने टारगेट को इस तरह मारो कि किसी को शक ही ना हो कि उसकी मौत अननेचुरल है, ऐसा लगे कि वो नेचुरल डेथ हुई। उसी का तरीका है हार्ट अटैक से लेकर एक्सीडेंट दिखाना, नीचे गिर जाना, कूदने से मौत हो जानी, ये सारी चीजें। कहते हैं कि इस 5 डिपार्टमेंट में करीब 60 लोग हैं ट्रेंड, जो केजीबी का विंग है, जिनका काम है दुनिया भर में रूस के हितों के खिलाफ काम करने वाले दुश्मनों को निपटाना। और इस टीम में 60 लोग खास तौर पर इसीलिए भर्ती किए जाते हैं, फुल्ली ये ट्रेंड होते हैं, हाईटेक वेपन से लैस होते हैं। और खास तौर पर दूसरे देशों में जब ये इस तरह का ऑपरेशन करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उन हथियारों का इस्तेमाल न करें जिनसे सीधे सीधी ये लगे कि ये मामला कत्ल का है, बल्कि ऐसे वेपन का इस्तेमाल करते हैं, हथियारों का, जिससे पता ही नहीं चले कि ये कत्ल का मामला है। और इत्तेफाक से ओडिशा के रायगढ़ में 48 घंटे के अंदर ये जो 2 मौत हुई है, ये दोनों उसी तरीके से हुई है कि ओडिशा पुलिस बार बार यही कह रही है कि अननेचुरल डेथ नहीं है, हार्ट अटैक से हुई और दूसरा गिर गया या खुदकुशी कर ली। हालांकि इन दोनों की सिर्फ कहानियां हैं, सबूत उनके पास नहीं है। और जिस तरीके की, अगर ये सपोज 1% को मान ले, हो सकता है गलत भी हो, कुछ और वजह हो, लेकिन अगर ये केजीबी की इस किलिंग मशीन का काम है तो फिर ओडिशा जैसे स्टेट के, रायगढ़ जैसी पुलिस या क्राइम ब्रांच, उनको चकमा देना इस हाई ट्रेंड सीक्रेट सर्विसेज के लोगों के लिए शायद उतना मुश्किल काम नहीं है। तो आने वाले वक्त में इसमें क्या खुलासा होता है, ये मैं आपको इसका अपडेट जरूर देता रहूंगा। बट कुल मिलाकर इन 2 मौत को लेकर रशिया में भी चर्चा है, दुनिया में भी चर्चा है, और सवाल के साथ साथ उंगलियां उठ रही हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तरफ। रूस यूक्रेन वार को लेकर ये सिर्फ 2 मौत, अगर मैं इसको अभी सस्पिशियस ही कह रहा हूं, सिर्फ मई से लेकर दिसंबर तक कहते हैं कि ऐसे 18-19 किलिंग हो चुकी है, जिन्होंने इस यूक्रेन पर रूस के हमले का विरोध किया था, और जो रूसी ही लोग हैं। तो 19 ऐसी मौत हो चुकी है रहस्यमयी। अगर ये दोनों उसी कैटेगरी में है तो ये 31वीं दोनों मौत है। तो इस केस में जो भी अपडेट होगा मैं आपको, जैसे मैंने कहा कि वो मैं जरूर इसकी जानकारी दूंगा।